ये चैप्टर 3 है हमारा इकोनॉमिक्स का। तो ये हम पढ़ेंगे आज करेंसी। जैसे सिक्के जो हमने ये वाले जो देखे हैं, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। करेंसी उसमें पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। तो दो तरह की करेंसी हमारे पास होती है। एक पेपर के कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर जो धारक होता है उसको ये गारंटी दी हुई होती है मनी की, और कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर भी स्टैंप लगी होती है। तो उसमें इंडिया का एम्बलम बना होता है, एक तरफ उसकी डिनोमिनेशन होती है, मतलब कितने का पैसा है। सिक्का जो 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का भी है। तो अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, तो मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड। तो पहले जैसे करेंसी होती थी सोने या चांदी के, तांबे के सिक्के होते थे, तो आजकल वो जो सिक्के हैं वो गोल्ड से नहीं बनाए जाते। तो एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज़। तो वो जो चीज़ें होती हैं रोज़ाना काम वाले, दूसरे कामों में आने वाली चीज़ें भी नहीं होती। द मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, उसका अपना कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, उनको सिर्फ वस्तुएं खरीदने या दूसरी चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए यूज़ होता है। देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज करने का माध्यम के लिए उसको क्यों यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो सिक्के होते हैं या करेंसी होती है या नोट्स होते हैं, वो सरकार द्वारा उसके लिए उनको प्रमाणित किया होता है, उनको ऑथराइज किया होता है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय रिजर्व बैंक है, वो भारत सरकार के बिहाफ पर करेंसी को इशू करता है। एज़ पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। तो उसके अनुसार जो भारत का कानून है उसके अनुसार कोई भी और संस्था जो है वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती, उसको अलाउ नहीं कर सकती। मोर ओवर द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। तो उसमें दूसरी बात है कि रुपये को आधिकारिक रूप से इस बात के लिए आरक्षित किया गया है, यानी उसको लीगलाइज किया गया है, कानूनी तौर पर वो वाजिब है कि रुपए को लेन देन के लिए सिर्फ रुपए को ही उसको इस लेन देन के लिए यूज़ किया जाए, और रुपया लेने या देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई किसी चीज़ के बदले में रुपया देता है तो ये बात मान्य है कि उसका मोल उसको मिल गया है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़। तो कोई भी व्यक्ति जो है भारत में रुपए की देनदारी से या लेनदारी से इनकार नहीं कर सकता। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसको एक्सचेंज का उसको वैलिड है, उसको मान्य है। डिपॉजिट्स एंड विद बैंक्स, अगला ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया करेंसी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो बैंक जो होते हैं उनमें हम अपने पैसे जमा करते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम अपने पैसे को वहाँ पर सुरक्षित रख पाते हैं, और वो बैंक हमें इस बात की गारंटी देता है कि जब हमें उसकी ज़रूरत होगी वो पैसे हमें मिल सकते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट विद द बैंक। तो मतलब दूसरा जो लोगों के पास पैसा जो अपना रखते हैं वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। तो उनके बैंक में काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं, मान लो एक समय पे उनको थोड़े पैसों की ज़रूरत है रोज़ाना चीज़ें खरीदने के लिए। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो जो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो कामगार हैं जो किसी भी कारखाने में या कहीं भी नौकरी करते हैं, उनको महीने के शुरू में उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, काफ़ी पैसे उनको मिलते हैं। व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश, लोग इस एक्स्ट्रा कैश के साथ क्या करते हैं।
दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाई ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। वो अपने नाम से बैंक में एक खाता खोल लेते हैं और उस एक्स्ट्रा कैश को बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। तो बैंक उस पैसे को स्वीकार करता है और उसके एवज में उनको एक फिक्स्ड अमाउंट का ब्याज भी देता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो ऐसा करने से क्या होता है, लोगों का पैसा बैंक में सुरक्षित हो जाता है और बैंक इस पैसे के एवज में उनको ब्याज भी देता है। पीपल आल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। दूसरा जो है, लोगों को ये सुविधा भी है कि जब भी वो चाहें बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, इसलिए जो बैंक अकाउंट में से पैसे डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार निकाले जा सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो ऐसे जो डिपॉजिट हैं उनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट से हमें एक और सुविधा मिलती है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स। तो इसमें जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट हम कैश किसी को देना नहीं चाहते हैं या हमारे पास पैसे नहीं हैं, बैंक में हमारे पास पैसे हैं, तो बैंक हमें एक चेक बुक इशू करता है। तो उस चेक पे लिख के कितने पैसे हैं तो उसके नीचे साइन करके हम वो चेक भी उसको आदमी को दे सकते हैं। तो उसके ऊपर डेट, एडवांस आगे की डेट डाल सकते हैं। इसका मतलब चेक जो है वो बैंक द्वारा एक दिया गया पत्र है जिसमें उसमें अथॉरिटी दी गई है कि इस तारीख को वो आदमी बैंक में चेक डाल के उसके पैसे अपने खाते में डलवा सकता है या कैश करा सकता है। तो मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश फॉर पेमेंट थ्रू चेक, द पेयर who has an account with the bank makes out a check for specific amount। तो जो आदमी जिसका बैंक में अकाउंट है तो वो क्या करेगा, एक चेक लिखेगा, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट पैसे लिखेगा। ए चेक इज़ ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम्स द चेक हैज़ बीन इशूड। तो उस चेक पे जिस व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा गया है उसका नाम लिखा होगा। तो बैंक को इसमें ये बात, चेक जब बैंक को जाएगा तो बैंक को ये चीज़ उस बीरर जो अकाउंट वाला बंदा है उसके द्वारा ये निर्देश किया जाता है कि वो चेक पे लिखी अमाउंट उस बंदे को पे कर दी जाए जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है। तो ये चेक की पेमेंट है। आगे जैसे आपको एग्जाम्पल भी समझाई गई है, ए चेक पेमेंट है। ए शू मैन्युफैक्चर है, मिस्टर मोहम्मद सलीम है, हैज़ मेक ए पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड राइट्स चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। तो मोहम्मद सलीम है जो जूते का व्यापारी है, वो क्या करता है, उसको लेदर जो जहाँ से सप्लाई होता है, चमड़ा जहाँ से सप्लाई होता है, उसको उसने पेमेंट देनी है। तो वो उसके नाम का एक चेक लिखता है। जैसे यहाँ पर 57,000 ओनली, 57,000 रुपये का ये चेक है, ठीक है। तो ये मोहम्मद सलीम के दस्तखत हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक है जिसका यहाँ पर उसका अकाउंट था, ये उसका खाता संख्या है और ये चेक नंबर है, ठीक है। और ये जो है चेक नंबर है 362255 और ये उसके बैंक के साथ में कोड यूज्ड बाय बैंक जो है इसके कोड यूज़ करता है। ये चेक नंबर है और यहाँ पर डेट लिखी हुई है 10/6/2016। तो इस डेट के बाद इसमें लिखा हुआ है अकाउंट पेई, यहाँ पर काट के क्रॉस करके लिखा हुआ है अकाउंट पेई का मतलब ये जो पैसे हैं बैंक उनको कैश नहीं देगा। ये प्रेम कुमार जो व्यक्ति है जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है उस व्यक्ति का भी उस बैंक में खाता होगा, तो ये पैसे जो होंगे उसके खाते में जमा होंगे, यानी कि अकाउंट में पे होते हैं, ये व्यक्ति को कैश नहीं मिल सकते।
यहाँ पर देखिए, मोहम्मद सलीम हैज़ ए मेक ए पेमेंट टू लेदर सप्लायर एंड राइट्स ए चेक फॉर स्पेसिफिक अमाउंट का चेक लिखता है मोहम्मद सलीम। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स हिज बैंक टू पे द अमाउंट टू लेदर सप्लायर। तो जो शू बनाने वाला मोहम्मद सलीम है वो बैंक को ये निर्देश देता है कि आप मेरे लेदर सप्लायर को इतने पैसे उसको दे दें। द लेदर सप्लायर टेक्स द चेक, वो चेक ले लेता है एंड डिपॉजिट्स इट इन हिज ओन अकाउंट इन द बैंक। तो वो उसे, अगर मान लो ये जलंधर में इसका जो व्यक्ति जो शू मोहम्मद सलीम है वो किसी और स्टेट का है, तो प्रेम कुमार जो है वो जलंधर का है, तो वो प्रेम कुमार जब इस चेक को लेगा तो अपने बैंक में इसको ले लेगा। तो वो ये वाले जो बैंक वाले हैं, प्रेम कुमार के जो बैंक वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, इस चेक को मोहम्मद सलीम का खाता जिस बैंक में है तो ये बाई हैंड या बाई पोस्ट इस चेक को उस मोहम्मद सलीम के बैंक में भेजेंगे। वहाँ से इसकी अप्रूवल आएगी तो इतने पैसे जो हैं मोहम्मद सलीम के अकाउंट से निकाल के ये चेक वापस ये प्रेम कुमार के बैंक खाते में आएगा। तो उतनी ट्रांजैक्शन जो है मनी की वो प्रेम कुमार के खाते में जमा कर दी जाएगी। द लेदर सप्लायर टेक्स दिस चेक and deposit it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank to account to another bank account in a couple of days. थोड़े दिनों में, 4-5 दिनों में ये चेक के पैसे जो हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, खाली बैंक के द्वारा ये किया गया, तो उससे उतने पैसे दूसरे बैंक में उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. तो वहाँ पर कैश बिल्कुल पे नहीं हुआ, लेकिन जो पैसे हैं वो दूसरे बैंक में पहुँच गए हैं। तो ये चेक जो है इस तरह से एक मनी ट्रांजैक्शन का माध्यम है। Thus, if we see that demand deposit share the essential feature of money, तो ये पैसे का काम करता है डिमांड डिपॉजिट जो है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। तो जो चेक की पेमेंट है उसमें कैश का ट्रांजैक्शन के बगैर जो चेक है वो ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है। सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश, से बगैर पेमेंट की सेटलमेंट हो जाती है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो आज की जो अर्थशास्त्र है, जो आर्थिक दशा है हमारे देश की, उसमें जो चेक हैं वो भी करेंसी के इक्वली वैलिड हैं। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हेयर। यहाँ पर आपने देखा कि बैंक कौन सा रोल प्ले करते हैं। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। तो बैंक के द्वारा अगर वहाँ पर कोई बैंक में डिपॉजिट ही नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट ही नहीं होगा, तो चेक द्वारा बैंक में पेमेंट जो है नहीं की जा सकती। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो ये दोनों जो करेंसी और डिपॉजिट्स हैं वही क्लोजली जो है बैंक के काम में निर्भर करते हैं। बैंक जो है इसी बैंक डिपॉजिट से जो उनके पास पैसे जमा हैं उससे और भी कमाई करता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे।